हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि 8 लेक्चर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और ये लगभग 10 लेक्चर में आपका पूरा जितना एंशिएंट हिस्ट्री है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल स्टोरी वाइज मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं पीडीएफ में। सिर्फ पीडीएफ को पढ़ करके आप पूरी स्टोरी वाइज पूरी हिस्ट्री को समझ सकते हैं इतने बेस्ट तरीके से। लगभग 2 महीने हो गए मेरे को पीडीएफ कंप्लीट करवाते हुए। इतने सारे नोट्स मैंने लिखे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और इसमें सिर्फ मेरे को 5 से 10 दिन का टाइम चाहिए। ये पीडीएफ आपकी पूरी तरह से कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके इम्पोर्टेंट 1500 जो है वो एमसीक्यू भी लिए हैं, ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब वो एमसीक्यू जो है आप ट्राई तब करिए जब आपने ये लेक्चर्स देखे हों या फिर ये पीडीएफ आपके पास होगी, उसको पढ़ के फिर एमसीक्यू ट्राई करिएगा। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बता रहा था कि इसके बाद जो पोस्ट गुप्ता के बाद जो राजा हुए, ठीक है, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइडेशन हो गई और वो अपना जो है आगे प्रभुत्व जमाते हैं। तो इसी तरह से ये 2 पार्ट्स में जो है वो बट गए थे। एक तो नॉर्थ इंडिया पर राज कर रहे थे और एक आपके सदर्न और डिक्कन इंडिया पर जो है वो राज कर रहे थे। नॉर्थ इंडिया पे जो राज कर रहे थे वो आपके पुष्यभूति वंश के थे, वर्धन वंश के, थानेश्वर क्षेत्र के, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इस पूरे वर्धन वंश के बारे में। उसके बाद हम सदर्न रीजन के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ पर भी चालुक्य और पल्लव जो थे वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो ईस्टर्न रीजन चालुक्य में आपको 2 बताए थे, ठीक है, वेंगी और बदामी। आगे 2 तरह के थे आपके, कल्याणी, ठीक है, और आपका वेंगी, बदामी और कल्याणी। उसके बाद मैंने आपको संगम काल के बारे में पढ़ाया। संगम काल जो था 100 से 300 एडी का जो पीरियड था, जिसमें चेर, चोल और पांड्य थे। संगम काल के बारे में पढ़ाया। जो चोल थे इनका प्रभाव जो था वो दोबारा से 9th सेंचुरी, 2 बार पढ़ रहे हैं हम चोल के बारे में, ठीक है। इससे पहले जो चोल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें उसके बाद क्या होता है, इनकी शक्तियाँ जो होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम चोलों के बारे में 2 बार पढ़ रहे हैं। और उसके बाद 9वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, ये दोबारा से उभर कर आते हैं, क्योंकि दूसरी और तीसरी सेंचुरी में क्या हुआ, इनका जो प्रभाव था अच्छा खासा देखने को मिला। फिर उसके बाद ये डिक्लाइन होने शुरू हो गए थे और पल्लवों के जो सामंतों के रूप में कार्य करने लगे। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शायद समझ आ गई होगी। तो देखिए, कांची के पल्लव शासक, इसके जो प्रमुख शासक थे वो सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन II की हत्या कर दी थी। उसका संघर्ष चालुक्य से जो है वो चल रहा था। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन II ने हरा दिया था, तथा उसके बाद उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। देखिए, कांची के जो पल्लव हैं, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन II ने हरा दिया था, लेकिन उसके बाद उसके बेटे ने जो है वो उसकी हत्या कर दी थी और बादामी पर जो है वो कब्जा कर लिया था। तो मतलब इस वंश की जिसने स्थापना की थी ना, वो लोग जो हैं वो एक तरीके से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए। उसके बाद जो आने वाले उनकी वंशज है ना, नरसिंह वर्मन, उन्होंने जो पुरानी डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको हराया। मतलब उसके बाद महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन II ने हरा दिया, फिर उसके बाद उसके बेटे ने आगे उसकी हत्या की थी, और फिर उसके बाद जो था वो इन्होंने बादामी पर आगे कब्जा किया। उपलब्धियां इसकी सुनिए क्या क्या है। मंदिरों का निर्माण हो गया, साहित्य एवं द्रविड़ स्थापत्य का कला शुरुआत। देखिए, ये जो पीडीएफ है ना, हिंदी में आप पढ़ रहे हो, तो जो इंग्लिश में पढ़ने वाले लोग हैं उनको बड़ी आसानी से हिंदी वाली जो पीडीएफ है समझ आ जाएगी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का कुछ है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम का एकादशम मंदिर का निर्माण। उसके बाद देखिए, मत प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी, और दश कुमार चरित्र के जो लेखक थे वो डांडी थे। इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, अपराजित वर्मन। आगे देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके प्रमुख जो संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक वो सिंह विष्णु थे, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे और इन्होंने राज्य मुक्त नहीं करवाया था। लेकिन उसके बाद इनके जो वंशज आए थे उन्होंने ये स्वतंत्र करवाया था। मालमपुरम में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बेटे महेंद्र वर्मन ने ही पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। इनके जो अंतिम शासक थे वो अपराजित वर्मन थे। ये इंपॉर्टेंट है। आदित्य वर्मन फर्स्ट चोल साम्राज्य के
सामंत थे और विजयालय, ये सब जो थे वो ये स्वतंत्र नहीं थे, वंशज थे। देखिए विजयालय जो था वो चोल डायनेस्टी का जो जिसको हम बोलते हैं उसका जो फाउंडर था वो विजयालय था। लेकिन ये विजयालय जो थे ना, ये आगे उसको हरा नहीं पाए थे। उनके जो आगे वंशज है ना, आदित्य वर्मन फर्स्ट चोल, उन्होंने फिर आगे इसको अपराजित वर्मन को हराया था। लेकिन ये विजयालय वगैरह ने इनको स्वतंत्र नहीं करवाया था। यहाँ से आके ये चीज़ शुरू हो जाती है कि जो इनके फाउंडर थे ना, जो अगली डायनेस्टी शुरू होती है उनके फाउंडर थे, उनके फाउंडर ने जो प्रीवियस वाले जो डायनेस्टी के लास्ट एम्पर थे उनको नहीं हराया होता, बल्कि जो नई डायनेस्टी बनी है आगे उनके फाउंडर्स के जो वंशज थे उन्होंने जाकर के आज़ाद करवाई थी। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझने की है। तो उन्होंने अपराजित वर्मन जो कमज़ोर राजा था उसको पराजित किया व फिर आगे इसको चोल साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद थोड़ा सा राष्ट्रकूट के बारे में भी देखने को मिलता है। कैसे? नंदी वर्मन थर्ड, जो कि देखिए नंदी वर्मन के जो बेटे थे अपराजित वर्मन थे, और नंदी वर्मन जो था उसका बाप कौन था? दंती वर्मन था। तो नंदी वर्मन थ्री दंती वर्मन का पुत्र था, उसने पांड्य को भी हराया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे उन्होंने क्या कुछ किया, क्योंकि इसके बाद यही डायनेस्टी जो है वो शुरू हो रही थी। पांड्य के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने पांड्य को भी हराया और इन्होंने राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वंश, ठीक है, उन्हीं की वंशज है। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था उनकी आगे वंशज है अमोघ वंश, ठीक है, उसकी पुत्री शंका से विवाह किया। तो ये कुछ बातें थी। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए पल्लव वंश 575 AD से लेके 897 AD तक, ठीक है, लगभग दक्षिण भारत के जो राजवंश थे वो 500 से लेकर के 1200 AD तक। उसके बाद फिर अरबी अटैक जो है वो भारत पे शुरू हो जाएगा। एंशिएंट इंडिया के लगभग 10 लेक्चर्स में सब कंप्लीट है ये। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। देखिए यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण में जो है वो स्थित है। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची को बनाया। पल्लव की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पल्लवों का संस्थापक जो था वो कौन था? बप्पा देव था। पर पल्लव का जो वास्तविक संस्थापक है ये सिंह विष्णु को माना जाता है। तो आपके पास आएगा इसका सिंह विष्णु आपको करना है। अगर सिंह विष्णु नहीं दिया हुआ सो यू हैव टू टिक बप्पा देव, ठीक है, क्योंकि जब मेन डायनेस्टी शुरू हुई थी ना, तो तब जो संस्थापक थे वास्तविक वो सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु के बारे में देखिए, इनका जो कार्यकाल था वो 575 से 600 AD तक रहा। सिंह विष्णु जो था वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में बारवी नामक लेखक रहा करता था जिसने कीर्तार्जुनियम की रचना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे देखिएगा, सिंह विष्णु ने के शासन को काल में मालमपुर में वराह मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ था। इसी के शासनकाल में सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था जिसने चेर चोल पांड्य के राजाओं को युद्ध में पराजित भी किया था। इसके बाद देखिए महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 AD तक का इसका पीरियड था। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर के इसने, ठीक है, तो इसके प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी ये बना। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेंद्र पुलकेशिन सेकंड ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया था। अभी जैसे मैंने ऊपर सब कुछ एक्सप्लेन किया था, यहीं से ही पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना भी की थी जो पल्लव काल की प्रमुख रचना थी। आगे एक और प्रमुख शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये 630 से लेकर 668 AD तक चलेगा। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। इसने चालुक्य वंश पुलकेशिन सेकंड को युद्ध में पराजित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इनके जो मेन थे ना फाउंडर थे जिन्होंने स्टार्टिंग की इस डायनेस्टी की, उन्होंने प्रीवियस वाली जो डायनेस्टी थी जिनका अपराजित वर्मन जो एक कमज़ोर शासक था, ठीक है, तभी तो उस डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, तो उसको नहीं हराया था। आगे इनके वंशज जो थे, सिंह विष्णु का जो वंशज था नरसिंह वर्मन, तब जाकर के उसने पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया, तब जाकर के ये
जीते। तो इन्हें चालुक्य शासक जो था पुलकेशिन सेकंड उसको हराया था। ये थोड़ा सा मैं गलत बता गया। इसका जो अंतिम शासक था वो अपराजित वर्मन था, ठीक है। वो अलग डायनेस्टी शुरू होगी, लेकिन मैं उससे रिलेट कर रहा था आपका। अलग डायनेस्टी मतलब उसके बाद चोल आएंगे, तो चोलों का जो फाउंडर था विजयालय, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उस विजयालय के आगे वंशज जो थे आदित्य वर्मन फर्स्ट, उन्होंने इसके लास्ट एम्परर को हराया था। तो सेम इसी में भी यही हुआ था कि इसका जो सिंह विष्णु का जो अग्रिम वंशज थी नरसिंह वर्मन, इसने जो पुरानी डायनेस्टी थी चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड, उसको जाकर के इन्होंने पराजित किया था। हालांकि जब इसकी डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में जो फाउंडर था उन्होंने इसको नहीं हराया। लेकिन इसके बाद जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग यही होगा। जब हम पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश का आगमन होगा, मुगल आएंगे, अंग्रेज आएंगे, तो उसमें यही होगा कि जब हम ये दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे या फिर मुगल डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये देखेंगे कि जो लास्ट एम्परर था उसको हराया किसने होता है, जो अगली डायनेस्टी शुरू होती है उसके फाउंडर ने हराया होता है, ठीक है। जैसे कि इब्राहिम लोदी है, ये लास्ट फाउंडर था लगभग बहलोल लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी कौन था, जिसने लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो लोदी डायनेस्टी का जो अंतिम था बहलोल लोदी, जिसे बाबर ने पराजित करके आ गए, फिर मुगलों का जो शासन है वो आ गया था देश पर के। तो यहाँ पे भी, यहाँ पर इससे थोड़ा सा ये है कि आगे इसकी वंशज उनको हराएंगी। तो आगे देखिए, इसी के शासनकाल, आगे इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन ने वतापी कोट की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हरवेंग सान कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों एकाश्म मंदिर का निर्माण भी कराया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही किया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। इन्हें ही सप्त पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नरसिंह वर्मन सेकंड, 700 टू 728 AD की बात है ये, ठीक है। इसका कार्यकाल रहा। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है। और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, वेंकुट पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर। इन्हीं मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत जो है वो हुई थी। तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल शांति का शासनकाल माना जाता है और स्थापत्य कला से भरपूर विकास यहीं पे देखने को मिलता है। मतलब काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। मुक्तेश्वर मंदिर हो गया, वेंकुट पेरुमाला मंदिर हो गया, कैलाशनाथ मंदिर हो गया, जिसको हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और इन्हीं मंदिरों के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे, जिन्हें दश कुमार चरित की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना की। इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए और इस वंश का अंतिम जो प्रमुख शासक था अपराजित वर्मन था, जिसका शासनकाल बहुत कम रहा। 879 से लेकर के 897 तक इसका जो था वो शासनकाल रहा था। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपराजित वर्मन को किसने हराया, इसके बाद चोल आए। चोल का जो फाउंडर था विजयालय था, लेकिन ये जो विजयालय था ना, वो पूरी तरह से अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं पाया था। हालांकि डायनेस्टी शुरू हो गई थी, लेकिन इस विजयालय का आगे जो वंशज हैं, मतलब आदित्य वर्मन फर्स्ट, उन्होंने इसको पूरी तरह से हराया था, पराजित किया था अपराजित वर्मन को। और तब जाकर के चोल का जो राज्य है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ और डायनेस्टी बिल्कुल अच्छी तरह से ये डेवलप हुई, ठीक है। आगे देखिए, वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य हम पढ़ते हैं। जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया वो वातापी के चालुक्य कहलाए। तो हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं ना, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो वातापी के चालुक्य मैं बता देता हूँ। इन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया।
था जो वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम जो था इस वंश का संस्थापक था, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, और पुलकेशिन प्रथम के बारे में देख लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो 535 से 567 एडी का था। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड जो है वो अगला शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। इसने पश्चिमी गंग वंश, कंदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इस पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने था? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ देखिए, ये मैंने पढ़ाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी का था। तो पुलकेशिन सेकंड को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, इस चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने। तो पुलकेशिन सेकंड को हराया था पल्लव वंश के जो अग्रिम वंशज हैं। आगे देखिएगा, इसके बारे में हो गया। इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी हमें रवि कीर्ति के द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हैं। इस लेख की भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने ही की थी। ठीक है, तो ये जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस लेख की जो ऐहोल अभिलेख में बेसिकली ये लिखा था, भाषा संस्कृत है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया और इसका उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही। इन्होंने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव भी रखी गई थी। ठीक है, वेंगी के चालुक्यों की जो नींव है वो रखी गई थी। इस पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन काल में पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया था। लेकिन बाद में महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उन्होंने इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया था। इसके बाद इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 640 एडी में पराजित कर उसकी राजधानी जो था बादामी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अभी ये जो चालुक्य हैं इन्होंने बादामी वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसलिए वातापी के चालुक्य इनको बोलते हैं। तो बादामी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसने चालुक्यों की, क्योंकि साथ साथ ये अटैक जो थे वो चल रहे थे। और विजय के बाद नरसिंह प्रथम ने वातापी कोट की उपाधि जो है वो धारण कर ली थी। तो जो पल्लव डायनेस्टी है और उसके बाद ये जो चालुक्य वातापी के जो चालुक्य हैं इनके बीच में फाइट होके जो पल्लव वंश की अग्रिम जो वंशज है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उन्होंने आगे इस पुलकेशिन द्वितीय को हराया और फिर अपनी उसमें जो था वो मिला लिया, अपने बादामी पर कब्जा कर लिया और विजय के बाद, ठीक है, और ये वातापी कोट की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट आता है आपका आगे वेंगी के चालुक्य। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इस पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने आगे इसकी नींव रखी थी। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था पल्लव वंश के अग्रिम जो वंशज था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया, इसलिए वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था और वेंगी के चालुक्य के भाई विष्णुवर्धन ने ही इस वंश की नींव रखी थी। इस वंश का सबसे महाप्रतापी राजा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका शासक कौन था? विजयादित्य तृतीय था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक तो जो था वो विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिण पथ का सबसे महानतम शासक जो है वो घोषित किया। तो उसके बाद देखिए प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी चालुक्य के शासनकाल में हुआ था।
तो ये कुछ हैं वेंगी के चालुक्य के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो वातापी के चालुक्य हैं और वेंगी के चालुक्य हैं, इनका प्रभाव 6वीं व 7वीं सेंचुरी में दिखता है। इसके बाद क्या हुआ, इनकी शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई थी, वह राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। अब राष्ट्रकूट का चालुक्य की एक शाखा के कारण, वेंगी के कारण तो इनका उदय हुआ, लेकिन साथ ही दूसरी शाखा के कारण इनका पतन हुआ। हम वही चीज़ आगे पढ़ेंगे। कल्याणी के जो चालुक्य हैं, इनके कारण इनका पतन हो गया था। अब है राष्ट्रकूट वंश। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रकूटों का ये जो चालुक्य हैं, इनकी एक शाखा के कारण तो इनका उदय होता है, और दूसरी जो शाखा है जैसे कि कल्याणी हो गया, उनके कारण इनका पतन होता है, और उसके बाद लास्ट में आता है चोल। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करके करी थी। दंतिदुर्ग का जो शासनकाल था वो कब से कब तक का था कार्यकाल इसका? 735 से लेकर के 756 का इसका कार्यकाल था। अब राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी जो थी वो मान्यखेत को बनाया था। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी, उसके बाद देखिए दंतिदुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक जो था वो कौन आया था? कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा करके एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। गोविंद द्वितीय, ध्रुव द्वितीय, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, और उसके बाद कृष्ण तृतीय। अमोघ वर्ष के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, कि इसकी पुत्री जो शंका है उससे विवाह किया था। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ, जो दंतिदुर्ग का पुत्र था। ठीक है, आगे देखिए ध्रुव को धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी ना, पल्लव, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य, ये लगभग इनके जो वंशज थे लगभग ये सारे आपस में क्या थे? पैरेलल चल रही थी। ठीक है, इस वजह से आगे इस अमोघ वंश की जो पुत्री है, ठीक है, शंखा, उससे फिर आगे जो पल्लव शासक का जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अपराजित वर्मन कौन था? पल्लव का जो अंतिम शासक था। ठीक है, उसका पुत्र कौन था? तो वो किसका पुत्र था? नंदीवर्मन थर्ड। ठीक है, नंदीवर्मन का जो बाप था वो कौन था? दंतिवर्मन था। तो ये नंदीवर्मन थर्ड जो था, इन्होंने पांड्य को हराया और राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वंश की पुत्री शंका से भी विवाह किया था। समझ गए? यहाँ पे देखिए गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। देखिए ये सारे भी हैं केरल के गंग वंश वगैरह, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इनके बारे में हमें पढ़ना। इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का अगला शासक जो है वो हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कन्नड़ भाषा में कविरा राजमार्ग की रचना भी की है। इसी अमोघ वंश ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया है। इसके बाद इस वंश का अंतिम महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना भी की थी। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषाई कवि पोन रहा करते थे। इन्होंने ही शांति पुराण की रचना भी जो है वो की है। तो इनके दरबार में कन्नड़ भाषाई कवि पोन रहा करते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। एलोरा के आपके टोटल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्ध की गुफाएं हैं, 13 से 29 तक आपकी हिंदुओं की गुफाएं हैं, और उसके बाद आपकी 30 से 34 की जो हैं वो जैन की गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में था। तो आज बस राष्ट्रकूट वंश तक हम करेंगे, और इसके बाद फिर हम कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, पूरी स्टोरी का मैंने आपको सार बताया। देखिए आज मैंने आपको पल्लव डायनेस्टी के बारे में बताया। पल्लव डायनेस्टी के बारे में बता करके उसके बाद फिर मैंने आपको बताया चालुक्यों के बारे में। वेंगी के चालुक्य बताए, वातापी के चालुक्य बताए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने राष्ट्रकूट के बारे में बताया। देखिए राष्ट्रकूट में क्या होता है, राष्ट्रकूट का जो उदय होता है वो इसके जो चालुक्य है उसकी एक शाखा के कारण तो इनका उदय हुआ था। ठीक है, क्योंकि इनके जो जैसे कि मैंने आपको बताया ना
कि जो वातापी के इसकी जो स्थापना है वो कैसे हुई थी। वातापी के जो चालुक्य हैं उसके अंतिम शासक कीर्तिवन द्वितीय को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की नींव डली थी। तो तब जाकर के इसका जो है वो उदय हुआ था। और जो पल्लव हैं उन्होंने भी जाकर के अटैक किया था। किस पर अटैक किया था? जो वातापी के चालुक्य हैं उन पर जाकर के अटैक किया था। और ये जो मैंने आपको बताया था ना, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, इसने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। तो इसका जो पुत्र था नरसिंह वर्मन, आगे उसने पल्लव वंश का जो महाप्रतापी शासक नरसिंह प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो यानी कि पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उन्होंने आकर के इसको हराया था। कौन? ये जो आपके चालुक्य हैं, ठीक है, ये वातापी के जो आपके चालुक्य हैं, इसी के अग्रिम वंश चल रही है ना, वातापी के जो चालुक्य हैं, पुलकेशिन द्वितीय आगे इसकी वंशज हैं, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की भी नींव हुई थी। ये वातापी के चालुक्य थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी का क्या था, एक वंशज था आगे पुलकेशिन द्वितीय, और काफ़ी महान ये शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश उसको जीत करके अपनी जो भाई है, अपना जो भाई है विष्णुवर्धन, उसको वहाँ शासक नियुक्त किया। और फिर उसके बाद वेंगी के चालुक्य की नींव भी पड़ी। लेकिन इस पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने था? पल्लवों ने हराया था। पल्लव के जो अग्रिम वंशज हैं उन्होंने हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। काफ़ी महान ये महाप्रतापी ये शासक था, काफ़ी ये बहादुर था, ठीक है, जो इसने हराया। अब हम कल पढ़ेंगे कल्याणी के वातापी, ठीक है, जिसके कारण राष्ट्रकूटों की जो शक्तियां हैं वो वीक पड़ जाती हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में फाइनली चोल डायनेस्टी, ठीक है। चोल डायनेस्टी के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे चोलों का जो है वो साम्राज्य हुआ। उनका जो फाउंडर था विजयालय था। आगे उनकी जो डायनेस्टी के जो अग्रिम वंशज हैं वो उसे कम्प्लीटली फ्री करवाते हैं, जो प्रीवियस डायनेस्टी के अंतिम जो राजा थे, ठीक है। इनके जो आगे पुत्र थे आदित्य वर्मन फर्स्ट, वो फिर आगे इनको पूरी तरह से स्वतंत्र करवाते हैं। किसको पराजित करते हैं? वो अपराजित वर्मन को वो पराजित करते हैं। अपराजित वर्मन कौन थे? अपराजित वर्मन वो पल्लव डायनेस्टी के ही थे, ठीक है। तो ये पल्लवों का प्रभाव जो था वो पूरे लास्ट तक देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये जो पल्लव थे ये पल्लव जो थे, इन्होंने एक तो वातापी के जो चालुक्य हैं इनके वंशज जो हैं पुलकेशिन द्वितीय, इनको भी हराया था। तो ये साथ साथ चल ही रहे थे। आगे पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी के चालुक्यों को भी हरा के आगे उनको वहाँ पे जो है वो शासन किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद राष्ट्रकूट आए। अब ये जो राष्ट्रकूट हैं इनका कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनके कारण क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आते हैं चोल। अब जो चोल हैं वो किसको हरा देंगे? पल्लव को हरा देंगे, तो उसका ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो राष्ट्रकूट हैं, राष्ट्रकूट का जो उदय हुआ वो किसके कारण हुआ? वातापी के जो चालुक्य हैं उनके कारण हुआ। अब पतन किन के कारण होता है? कल्याणी के चालुक्यों के कारण इनका पतन हो जाता है। राष्ट्रकूट गए। जो पल्लव हैं, इस पल्लव का जो अंतिम शासक है वो कौन था? वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सॉरी अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन को कौन हरा देता है? जो चोल के अग्रिम वंशज हैं वो हरा देते हैं। तो पल्लव डायनेस्टी भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। एक वेंगी के चालुक्य हैं, उनको कौन हराता है? पुलकेशिन द्वितीय। तो ये पुलकेशिन द्वितीय वाला भी ख़त्म हो गया। पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है? पुलकेशिन द्वितीय को हराते हैं जो पल्लव डायनेस्टी के जो वंशज हैं आगे उन, वो किसको हराते हैं? पुलकेशिन द्वितीय को, जो कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, इन्होंने हराया था। तो ये भी ख़त्म होगी डायनेस्टी वातापी के चालुक्य। अब आगे हमारे चोल जो है वो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, क्योंकि जिन्होंने पल्लव को ख़त्म किया। और जो कल्याणी के वातापी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका अस्तित्व कैसे ख़त्म हुआ। लास्ट में चोल बच गए, चोल साम्राज्य बच गया, ठीक है। तो ये पूरा हमने देख लिया आफ्टर गुप्ता एम्पायर, किस तरीके से जो छोटे छोटे राज्य हैं, राजा हैं, वो अलग अलग से राज्यों के रूप में अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। पोस्ट गुप्ता एम्पायर के बाद संगम काल आया। संगम काल के बाद
जो थी, अलग अलग डायनेस्टी में नॉर्दर्न रीजन पे राजा जो है वो रूल करने लगे, और साथ में सदर्न राज्यों पर भी, सदर्न पार्ट में भी डेक्कन राज्यों पर भी चालुक्य और इनका प्रभाव देखने को मिला चोलों का। ठीक है, और नॉर्दर्न रीजन पे वर्धन वंश में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके 2 लेक्चर्स और होंगे शायद एंशिएंट हिस्ट्री के, तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।